आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। चांद ने हमेशा से इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। इसी का नतीजा रहा है कि इंसान ने इस दुनिया के बाहर कहीं और कदम रखा है तो वो चांद ही है। 20 जुलाई 1969 को वो घड़ी आई जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने चांद पर अपने कदम रखे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसे मानव के लिए एक छोटा कदम और पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग कहा था, जो वाकई बड़ी छलांग साबित भी हुआ, क्योंकि नासा के इस अपोलो 11 मिशन ने भविष्य के लूनर मिशंस के लिए जानकारियों का जखीरा मुहैया कराया, उनकी कामयाबी की आधारशिला रखी। लेकिन इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों के चांद पर जाने और वहां से वापस लौटने की कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक जरा सी चूक इन तीनों लोगों की जान ले सकती थी। उस वक्त इनके सही सलामत लौटने की जो प्रोबेबिलिटी थी, संभावना थी, वो सिर्फ 60% थी। मगर इन्होंने ऐसी सभी नकारात्मक संभावनाओं को धता बताया और सही सलामत चांद से वापस धरती पर लौटे। कितना चैलेंजिंग रहा ये सब, प्रशांत महासागर में इनकी लैंडिंग क्यों करवाई गई और 3 हफ्ते तक इन्हें अलग थलग दुनिया से क्यों रखा गया, आज ज्ञान ध्यान में मेरे यानी कुमार केशव से सुनिए यही कहानी। साठ के दशक में दुनिया की 2 महाशक्तियां सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए पहली बार चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष की रेस लगा रहे थे। इसमें बाजी मारी अमेरिका ने। अपोलो 11 मिशन के जरिए उसने चांद पर इंसानों को भेजा। 3,80,000 किलोमीटर की दूरी तय कर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस का स्पेसशिप चांद तक पहुंचा। 20 जुलाई 1969 को पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो इस मिशन के कमांडर भी थे, वो चांद की सतह पर उतरे। 22 मिनट बाद उनके साथी बज एल्ड्रिन भी लूनर मॉड्यूल से बाहर आए और चांद पर अपने पांव रखे। कॉलिंस कमांड और सर्विस मॉड्यूल में रुके रहे, लेकिन चांद की सतह पर उतरने वाले ये दोनों जन अपने स्पेस कैप्सूल से बहुत ज्यादा दूर तक गए नहीं थे। चांद पर आधी मील की दूरी उन्होंने तय की। 2.5 घंटे की एक्स्ट्रा वैकुलर एक्टिविटी जो उन्होंने की वहां पे, उस दौरान वहां उन्होंने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, अमेरिका का झंडा भी लगाया, तस्वीरों में देखा होगा आपने, और धरती पर साथ लाने के लिए सैंपल्स भी कलेक्ट किए। चांद की सतह पर 2.5 घंटे चलने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन बहुत ज्यादा थक चुके थे और उन्होंने लूनर लैंडर को बंद कर दिया। ऑर्बिट में वापस आने से पहले उन्हें सोने के लिए कहा गया, आराम करने के लिए कहा गया। अपनी मिशन रिपोर्ट में इसका जिक्र करते हुए आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखा था कि शोर, रोशनी और कम तापमान की वजह से उन्हें काफी झुंझलाहट हो रही थी। लूनर मॉड्यूल जिसमें सवार होकर दोनों लोग चांद तक पहुंचे थे, वो स्पेस की दुनिया में एक बड़ी सफलता थी, लेकिन ये जो मॉड्यूल था ना, बिल्कुल भी आरामदेह नहीं था। भारी भरकम इंजन के सिलेंडर की वजह से केबिन में जो फ्लोर स्पेस था वो बहुत कम था, ठीक से सोने तक की जगह नहीं थी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इंजन के कवर पर सोने की कोशिश की और जो दूसरे साथी थे उनके, बज एल्ड्रिन, वो फ्लोर पर सोए। तरह तरह की लाइट और पंप का जो शोर था उनकी नींद में खलल डाल रहा था। इतनी सारी मुश्किलों के बीच जो पायलट थे बज एल्ड्रिन, जैसे तैसे सिर्फ 2 घंटे सो पाए, जबकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो सोए ही नहीं। खैर, 21 घंटे 36 मिनट गुजार कर चंद्रमा से वापसी की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहला काम था लैंडर मॉड्यूल को हल्का बनाना, क्योंकि सेफ रिटर्न के लिए क्राफ्ट का वजन कम करना जरूरी था। इसके अलावा चांद से जो मिट्टी और पत्थर वगैरह लाने थे सैंपल के तौर पर, उनके लिए भी जगह बनानी थी। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल के किनारे खड़े हो गए और ऐसे सभी सामान जिनकी जरूरत आगे नहीं पड़ने वाली थी उसको उन्होंने बाहर फेंक दिया। टोटल 106 सामान ऐसे थे जो चांद पर छोड़े गए या फेंके गए। इसके बाद जो है वापसी की तैयारी शुरू हुई, लेकिन आगे की राह कतई आसान नहीं थी। क्या चुनौतियां आने वाली थी, समझा रहे हैं indiatoday.in के साइंस जर्नलिस्ट शिबू त्रिपाठी। देखिए, जैसा आपने बोला कि चांद पर जाना और वहाँ लैंड करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, जैसा कि चंद्रयान 3 ने अभी रिसेंटली किया है। वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से आप डिस्कस कर रहे हैं कि अपोलो 11 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और 2 और एस्ट्रोनॉट्स गए थे, उनको वापस आने में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ी कठिनाई तो यही थी कि जो लूनर एसेंट का जो फेज़ होता है, जो पहला फेज़ होता है जिसमें आपको जो लैंडिंग मॉड्यूल था उसको उठाकर दोबारा कमांड मॉड्यूल से जोड़ना।
कमांड मॉड्यूल में माइकल कॉलिंस बैठे हुए थे और नीचे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन थे। लूनर असेंट एक बहुत चैलेंजिंग फेस होता है क्योंकि इसमें आपको ऊपर उड़ रहे कमांड मॉड्यूल के स्पीड को मैच करना होता है, उसके डिग्री को मैच करना होता है, उसके ओरिएंटेशन को मैच करना होता है। बहुत ही प्रिसाइज मैनूवर होता है जिसमें नेविगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग इवेंट है। एक बार जब आप नेविगेट करके वहाँ पहुँच जाते हैं तो जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल को एक साथ जुड़ना होता है ताकि वो एक पैच बन सके और वो वापस पृथ्वी की तरफ आ सकें। जो इसका अगला स्टेप है वो है ट्रांस अर्थ इंजेक्शन। चांद का जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट से बाहर निकलना और पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ना, ये अगला फेज़ होता है जिसमें इंजिन्स को दोबारा फायर किया जाता है। अब इन इंजिन्स को भी एक अलग तरीके से बनाया जाता है क्योंकि इन्हें वैक्यूम में फायर करना है। पृथ्वी पर जब हम लॉन्च करते हैं वो जो इंजिन्स होते हैं वो अलग इंजिन्स होते हैं और स्पेस में जो इंजिन्स फायर करते हैं वो अलग इंजिन्स होते हैं क्योंकि उन्हें स्पेस के वैक्यूम में काम करना है जहाँ किसी प्रकार का एयर नहीं है, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है। तो नासा को उन इंजिन्स को भी डेवलप करना पड़ा था। चांद पर रहने के बाद उन इंजिन्स का दोबारा फायर करना अपने आप में एक बहुत एक चैलेंजिंग तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एक क्वेश्चनेबल था क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने किया नहीं था। तो एक वो बड़ा इवेंट था जो कि सक्सेसफुली हुआ। उसके बाद जो अगला स्टेज आता है जब आप लगभग 4 लाख किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं तो जो अगला स्टेज था वो ये था कि री एंट्री का मतलब है कि पृथ्वी में दोबारा आपको घुसना है, उसके एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना है। जब आप री एंट्री करते हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में तो जो आपका स्पेसक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। तो उस तरह की मटेरियल्स को डेवलप किया गया था जो उस फ्रिक्शन को, उस गर्मी को सह सकें। और जो अगला स्टेप होता है वो होता है स्प्लैश डाउन का, जो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन जो है उसमें स्प्लैश डाउन किया गया था। तो वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट था कि सही तरीके से जो पैराशूट्स हैं वो डिप्लॉय हो जाएं, जो स्पेसक्राफ्ट जिस स्पीड पे आ रहा था उसकी गति को कम किया जाए क्योंकि गति कम होगा तभी आप सक्सेसफुली आराम से स्प्लैश डाउन कर पाएंगे और उन पैराशूट्स का सक्सेसफुली डिप्लॉय होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये कई सारे चैलेंजेस थे जिसका सामना अपोलो 11 ने किया और उसी के बेसिस पे, यानी कि उससे जो लर्निंग्स मिली, उससे जो कामयाबियां मिली, उसी के बेसिस पे आगे आने वाले समय में अपोलो 12, 13, 14 और उसके बाद दुनिया भर के जितने बड़े मिशंस चांद की तरफ गए हैं और वहाँ से वापस आए हैं तो लगभग उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके ऑर्बिटल डायनामिक्स के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से उसको यूज़ किया गया। तो अपोलो 11 का जो पूरा जर्नी था वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग जर्नी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने पूरा एक फाउंडेशन सेट किया था पिछले 50 सालों में जितने लूनर एक्सप्लोरेशन हुए हैं उनके लिए। तो वापसी के वक्त इन चैलेंजेस का सामना अपोलो 11 को करना पड़ा और इससे जो सीख मिली, जो एक्सपीरियंसेज हुए वो आगे काम आए। नासा के अपोलो 12, 13, 14 और दूसरे देशों की जो स्पेस एजेंसी थी इसी लर्निंग से, इसी टेक्निक को अपनाकर अपने लूनर मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाई, पूरा कर पाई। तो वापस आते हैं अपोलो 11 पर। अंतरिक्ष की बाधाओं को पार कर धरती पर लौटे इस क्राफ्ट की पैराशूट की मदद से स्प्लैश लैंडिंग कराई गई, प्रशांत महासागर में छपाक से उतारा गया। लेकिन पैसिफिक ओशियन को ही इसके लिए क्यों चुना गया? शिबू इसके पीछे की कुछ अहम वजहें गिनवा रहे हैं। पैसिफिक ओशन इसलिए चुना जाता है क्योंकि एक तो उसका क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, जो उसका एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। इससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि वहाँ आसपास लोग नहीं हैं या किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिनको डैमेज हो सके या किसी प्रकार का नुकसान हो सके। तो एक बहुत बियाबान सा, सुनसान सा इलाका है पानी का, जो प्रशांत महासागर का है वो बहुत बड़ा है, इसलिए सबसे मेन रीज़न तो यही था, इसी के लिए चुना गया था। इसके अलावा एक कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन बना रहता है। स्पेसक्राफ्ट जब हम चांद की तरफ भेजते हैं तो कंटिन्यूस हमारे ट्रैकिंग स्टेशन उस पर काम करते हैं क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो स्पेसक्राफ्ट कभी दूसरी साइड चला जाता है, अमेरिका के दूसरे छोर पे चला जाता है। इसी प्रकार चंद्रयान 3 के दौरान भी हमने जब अपना चंद्रयान 3 अभी रिसेंटली लॉन्च और लैंड कराया था, हमने कई देशों की मदद ली थी ट्रैकिंग करने के लिए। तो वो एक पैसिफिक ओशन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा एडवांटेज देता है आपको ट्रैकिंग के लिए। इसके अलावा जो स्प्लैश डाउन का रीजन है, जो रिकवरी शिप्स होती हैं, नासा ने अपनी रिकवरी शिप्स को पैसिफिक ओशन में ही रखा था क्योंकि वो अमेरिका के आसपास है। तो एक वो बड़ा एडवांटेज था उसको चूज़ करने के लिए। तो यही कुछ सारे कारण हैं जिनकी वजह से इसको चुना गया था और किसी प्रकार का कोई चेंज उस वक्त नहीं हुआ था कि लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजिंग हो, क्योंकि ये बहुत एडवांस प्लानिंग होती है, कई महीनों पहले से प्लानिंग होती है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि अचानक से लैंडिंग हो गई। लैंडिंग कराने से पहले कई सारे रिहर्सल्स भी किए जाते हैं जिसमें नासा अलग अलग टीम्स को इस्तेमाल करती है। अभी रिसेंटली हम नेवी, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, वो गगनयान पे काम कर रहा है। तो हमने इसमें इंडियन नेवी का उनकी मदद ली है। जो इंडियन नेवी के मार्कोस हैं, जो कमांडोज हैं, उनकी मदद ली गई है रिकवरी को समझने के लिए और रिकवरी को करने के लिए। उसी तरीके से नासा ने भी ये काम किया था।
तो प्रशांत महासागर के अथाह जल में अपोलो 11 के स्पेस कैप्सूल को तैराने तक ही नासा का काम सीमित नहीं था। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से सुरक्षित बाहर निकाला गया और 3 हफ्ते के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया। इसके लिए अमेरिकी नेवी के एक जहाज यूएस हॉर्नेट का इस्तेमाल किया गया, जहां उनके रहने, सोने और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। पूरी मानव जाति के लिए एक नायाब उपलब्धि हासिल कराए इन 3 जाबाजों को अलग थलग करने के पीछे लॉजिक क्या थी, शिबू बताते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त के जो नासा की जो टीम थी, क्योंकि हमने पहली बार चांद पर इंसानों को भेजा था, हमें एक्चुअली मालूम नहीं था कि चांद पे किस प्रकार के पैथोजन हैं, किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसलिए एक सेफ्टी के तौर पे, एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे एक क्वारंटीन सेटअप किया गया था, जिसमें उन एस्ट्रोनॉट्स को स्प्लैश डाउन होने के जस्ट बाद उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। एक मोबाइल क्वारंटीन यूनिट बना था और एक बार जब वो नासा में पहुँच गए तो वहाँ पर एक प्रॉपर क्वारंटीन फैसिलिटी को तैयार किया गया था, जिसमें वो कुछ दिनों के लिए रहे और उनके ऊपर कई सारे ऑब्जर्वेशंस हुए, मेडिकल टेस्ट्स हुए, ये समझने के लिए कि किसी प्रकार के पैथोजन को वो वापस लेके पृथ्वी पर तो नहीं आए हैं। हालांकि आने वाले समय में इसको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया, क्योंकि अपोलो 13-14 तक हमें जो रिसर्च, जो स्टडीज़ होनी थी, उससे पता चल गया था कि चांद के ऊपर किसी प्रकार कोई एनवायरनमेंट नहीं है, कोई एयर नहीं है, तो कोई पैथोजन वहाँ सर्वाइव कर नहीं सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ थी उनको बाद में बंद कर दिया गया था। पहले 2-3 मिशंस में ही इन क्वारंटीन फैसिलिटीज़ का यूज़ किया गया था, लेकिन ये क्वारंटीन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। आज भी जब नासा एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, तो एक क्वारंटीन पीरियड में उनको जाना होता है, जिसमें वो कम्प्लीटली सेपरेटेड रहते हैं अपने परिवार से, अपने लोगों से। जो 3-4 एस्ट्रोनॉट्स जिनको लॉन्च किया जाता है, उन्हें लगभग हफ्ता 10 दिन के पीरियड के लिए क्वारंटीन फैसिलिटी में डाला जाता है, ताकि वो पृथ्वी से किसी प्रकार का पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके स्पेस स्टेशन में ना पहुँचे, क्योंकि वो बहुत एक क्लीन एनवायरनमेंट है। तो ये क्वारंटीन का काम आज भी होता है, कई सारे देश ये करते हैं, लेकिन चांद पर जो मिशन जाते थे उनमें अब बंद हो गया है। तो क्वारंटीन पूरा होने के बाद ये तीनों अंतरिक्ष यात्री अपने घर परिवार के लोगों से मिल सके। चलते चलते एक दिलचस्प बात बता देता हूँ, और वो ये है कि इस मिशन के दौरान, अपोलो 11 मिशन के दौरान, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज अल्ड्रिन ने चांद की सतह पर एक डिवाइस भी फिट की थी, जिसे रेट्रो रिफ्लेक्टर कहा जाता है। यह एक लेजर रेंजिंग रेट्रो रिफ्लेक्टर है। आसान शब्दों में समझाऊं तो ये खास तरह के आईने होते हैं, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि धरती से टेलीस्कोप के जरिए भेजी गई लेजर किरणों को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे पृथ्वी से चांद तक की सही जो दूरी है वो आंकी जाती है, ठीक एकदम। बाद के दूसरे मिशंस में भी इस तरह के डिवाइस वहां भेजे गए और इनका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इन्हीं की वजह से खगोलविदों को चांद की कक्षा की बेहतर समझ हो पाई, और इसी के जरिए हमें ये जानकारी मिली कि चांद हर साल हमसे 38 मिलीमीटर दूर होता जा रहा है ना मजेदार। तो ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, वो radio@aajtak.com पर मेल करिएगा। किसी और टॉपिक पर आपको ज्ञान ध्यान सुनना हो तो वो भी लिख भेजिएगा। अब मुझे यानी कुमार केशव को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।